क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, सर आज मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। FM, पुराने जमाने में इसको हम बोलते थे F9। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जनाब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैक। चलें सर 2 मिनट के अंदर हम लोग जरा रिकैप करते हैं। जी सर बैक में था क्या? जी भाई लोग बैक में था क्या? सर हम लोगों ने बैक के अंदर पढ़ा था वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप जो फाइनेंस अरेंज करते हैं, आप जो पैसे अरेंज करते हैं, किस किस से अरेंज करते हैं? शेयर इशू करके आपने पैसा लिया, आपने डिवेंचर इशू करके पैसा लिया और आपने प्रेफरेंस शेयर इशू करके पैसे लिए। वो पैसे आपको फ्री में नहीं मिले हैं, बल्कि आपको उसके ऊपर कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट मेरी क्या होती है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हमने बोला था जनाब के बैग निकालने के लिए आपको 6 चीजें चाहिए होती है। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के निकालने के 2 तरीके कौन कौन से? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल और CAPM कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। दूसरा सर मेरे पास कौन सा होता है? कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के 3 कौन से? रिडीमेबल, इररिडीमेबल और कन्वर्टेबल। प्रेफरेंस शेयर की भी मेरे पास 2 कौन कौन से जनाब? रिडीमेबल और इररिडीमेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है। अच्छा जी आगे फिर उसके बाद हमने बोला मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के आपके पास 4 तरीके थे। एक तो स्टॉक मार्केट में कौन सा वाला? एक्स डिविडेंड वाला। दूसरा मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल वाला। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल क्या बोलता है? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा जी। और उसके बाद है मेरे पास जनाब मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड रेशो, P रेशो वाला। अच्छा जी हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर सर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ग्रोथ रेट वाला। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ग्रोथ रेट वाला के साथ डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का फॉर्मूला था। हम लोग पढ़े थे जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। जनाब डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल का एक फॉर्मूला था क्या जनाब? अगर मुझे आज की शेयर प्राइस निकालनी है, P नॉट का मतलब आज की शेयर प्राइस, तो मुझको डिविडेंड चाहिए होगा अगले साल का। बोले तो D1 लिख दो, डिवाइडेड बाय K माइनस G। ये परसेंटेज के अंदर होता है सर। G का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रेट। कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा सर वो ग्रो हो रहा होता है। ग्रोथ रेट निकालने के 2 तरीके थे सर। एक हिस्टोरिकल बेस। सर क्या मतलब? सर हिस्ट्री देख ले कि हिस्ट्री के अंदर गुजरे हुए सालों के अंदर कंपनी ने डिविडेंड को कितने परसेंट से ग्रो कराया है। अब वो देख लें, उसका एवरेज कर लें। सर हम लोगों ने सीखा था, कैसे सीखा था ग्रोथ रेट निकालना? N का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने ले रहे हो? सर क्या करते थे? लेटेस्ट डिविडेंड डिवाइडेड बाय ओल्डेस्ट डिविडेंड और -1। ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में ड्राइव करना सीखा था। सर ये -1 अंडर रूट से बाहर है, याद रखिएगा। बोले तो यहां पे अंडर रूट तुम्हारा खत्म है, ये माइनस से बाहर है। ऐसा सर दूसरा मेथड मेरे पास कौन सा था कि सर अगर तो डिविडेंड आपका ग्रो कर रहा है फ्यूचर के अंदर, अगर आपका डिविडेंड एक्सपेक्टेशन है एक ये हिस्टोरिकल कि सर पिछले सालों के अंदर एवरेज जिस रेट पे ग्रो हुआ है अज्यूम है फ्यूचर में भी उसी रेट पे ग्रो होगा। जबकि सर दूसरा मेथड मेरा क्या बोलता है? फ्यूचर बेसिस। दूसरा मेथड मेरा क्या बोलता है? फ्यूचर बेसिस। सर फ्यूचर बेसिस के 1-2 नाम और भी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन मॉडल। सर क्या बोलते हैं? गोल्डन मॉडल। सर इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया? कॉन्सेप्ट समझेंगे। इसने किस सोच में कॉन्सेप्ट दिया सुनेंगे। इसने बोला कि सर एक बात बताइए, कंपनी का इस साल का प्रॉफिट आया $1 लाख का। कंपनी का इस साल का प्रॉफिट कितना आया? $1 लाख का। सारी इस प्रॉफिट पे हक किसका होता है? शेयर होल्डर का सारा शेयर होल्डर को बांट दो। बोले तो डिविडेंड। अच्छा जी सर अगले साल कंपनी हमने एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाएगी। एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से सर कुछ अजूबा तो नहीं करेंगे, वही ऑपरेशन से यूनिट बनाएंगे, वही बेचेंगे, प्रॉफिट कितना आएगा? वही 1 लाख आएगा, थोड़ा 19-20 हो जाएगा।
थोड़ा 19-20 हो जाएगा। इसका मतलब जितना प्रॉफिट इस साल आया अगले साल भी उतना ही आएगा, अगले साल भी उतना आएगा। अपने एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज को लेते हुए, एग्जिस्टिंग सिनेरियो को लेते हुए थोड़ा 19-20 का फर्क आ जाएगा। हमने बोला सर अगर तो कंपनी अगले साल एक्सपेंशन करेगी, अगले साल कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी, तो सर अगले साल इस साल का जो प्रॉफिट है वो भी आएगा, $1,00,000 जो प्रॉफिट आ रहा था उसका 19-20 वो भी आएगा, और अगले साल जहां उसने इन्वेस्टमेंट की है वो भी रिटर्न आएगा। तो अगले साल आपका प्रॉफिट $1,00,000 नहीं होगा बल्कि उससे ज्यादा होगा। तो डिविडेंड आपको जो मिला इस साल सर उससे ज्यादा मिलेगा। लॉजिक ले रहे हो मैंने क्या बोला? ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? गॉर्डन मॉडल ने, फ्यूचर वाले। लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है। सर इसने क्या बोला? इसने बोला सर इस साल आपके प्रॉफिट कितना आ रहा है? $108,000। $108,000 पे आपको प्रॉफिट आया, डिविडेंड दे दिया आपने। अगले साल कोई नई अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसी एग्जिस्टिंग सिनेरियो पे काम हो रहा है। प्रॉफिट कितना आएगा सर? वही आएगा $1,00,000। 19-20 होगा, थोड़ा सा आगे पीछे। सर डिविडेंड भी कितना मिलेगा? सर उतना ही मिलेगा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। हमने बोला सर अगर तो कंपनी कहीं इन्वेस्टमेंट करेगी, अगर तो कंपनी ने कहीं इन्वेस्टमेंट की है तो अगले साल एग्जिस्टिंग ऑपरेशन से भी प्रॉफिट आएगा, और कहीं इन्वेस्टमेंट की है वहां से प्रॉफिट आएगा। अगले साल के P&L में प्रॉफिट मुझे ज्यादा दिखेगा तो डिविडेंड भी ज्यादा आएगा। एग्री करते हो? ये इसने मॉडल दिया फ्यूचर पे। इसने क्या बोल दिया? सर जो हिस्ट्री गुजर गई है, डिविडेंड जिस परसेंटेज ग्रो हो रहा है वो ले लो। इसने बोला नहीं सर किसकी बेस पे देखें आप? फ्यूचर की बेस पे देखें। दोनों बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सुनेगा? हमने बोला सर कैसे कैसे? हमने बोला सर आपने जो इन्वेस्टमेंट की है, आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो कितनी इन्वेस्टमेंट की है? हमने बोला सर आपका भी अभी ईयर एंड हुआ 21 में, आपने प्रॉफिट कितना कमाया? हमने बोला सर हमने प्रॉफिट कमाया $100,000 इस साल। हमने बोला जनाब आपने डिविडेंड कितना बांटा? हमने सर डिविडेंड बांट दिया $40,000। क्यों भैया, पूरा क्यों नहीं बांटा आपने? शेयर होल्डर का राइट है इसमें। हमने बोला सर हमने प्रॉफिट रिटेन कर लिया। अंग्रेजी सुनिएगा, सर मैंने प्रॉफिट रिटेन कर लिया। सर कितना रिटेन कर लिया? क्यों भैया, क्यों रिटेन किया? हमने बोला सर हमने इसलिए रिटेन किया है कि हमें अगले साल हमें इन एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। सर वहां पे हम 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे, वहां पे हम 60,000 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। सर अगले साल जो मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा, जो मेरा नेक्स्ट ईयर आएगा अगले साल सन 2022 का, उसका जो प्रॉफिट आएगा सर ये वाला प्रॉफिट तो आएगा $1,00,000 रुपए। इसमें कुछ 19-20 प्लस माइनस भी हो जाएगा एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। और जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है सर, जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है वो प्रॉफिट भी तो जनरेट करके देगा ना यार। सर आपने जहां इन्वेस्टमेंट की है वहां पे कंपनी जहां भी इन्वेस्टमेंट करती है कितना पैसा कमाती है? जहां भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है कितना पैसा कमाती है? मैंने बोला सर कंपनी जहां भी इन्वेस्टमेंट करती है वहां पे जो ना वो 10% कमाती है। यानी कि अगले साल आपको प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,000 मजीद कितना प्रॉफिट आ जाएगा? इसका थोड़ा 19-20 हो जाएगा, जाहिर सी बात है यूनिट वगैरह ऊपर नीचे बिकेंगे। हमने बोला सर कितना प्रॉफिट आ जाएगा? सर डिविडेंड कितना बांटेंगे? हमने बोला सर हम लोग डिविडेंड बांटते हैं कितना? हम लोग डिविडेंड बांटते हैं 40%। इसका 40% कितना बांटोगे? 1,06,000 का 40% लिएगा कितना? 42। सर डिविडेंड बढ़ गया। ये कॉन्सेप्ट दिया किसने? गॉर्डन मॉडल ने। एग्री करते हो? लॉजिक क्लियर हो गई? लॉजिक क्लियर? सर इसने बोला सर कैसे, सुनिएगा, इसने बोला कि सर ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? सर आपने जो पैसा रोक लिया, डिविडेंड नहीं बांटा, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट किया। जिस पैसे को आपने रोक लिया उस पैसे को आपने आगे इन्वेस्ट किया। सर आपने कितना % पैसा रोका? परसेंटेज बताइए सर, कितना % पैसा रोका आपने? 60% कह सकता हूं, कह सकता हूं? ये बोलेगा सर आपने 60% पैसा रोका। एग्री करते हैं? सर ये जो 60% पैसा रोका है आपने, जहां इन्वेस्टमेंट की है वहां पे कितना कमा रहे हो? हमने बोला सर हम लोग 10% कमा रहे हैं।
10% कमा रहे हैं तो ये बोलेगा सर 60% आपने जो पैसा रोका उस पे आप कितना परसेंट कमा रहे हैं? 10%। तो आपका जो डिविडेंड है वो कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है भाई? मल्टीप्लाई करेंगे 60% का 10%, मल्टीप्लाई बाय 100 भी करें परसेंटेज के लिए 6%। सर आपका डिविडेंड बढ़ेगा 6% से। बात समझ में आई मैंने क्या बोल दिया? सर ये ग्रोथ रेट का फॉर्मूला बना G इज इक्वल टू BR। सर क्या मतलब? सर G का मतलब ग्रोथ रेट, B का मतलब, R का मतलब, सर B का मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब कंपनी जहां भी पैसा लगाती है, कंपनी जहां भी पैसा लगाती है कितना परसेंट कमाती है? रिटर्न ऑन इक्विटी। आर का मतलब कितना पैसा आप रोक लेते हो। आर का मतलब कितने पैसे आप रोक लेते हैं, मतलब रिटेंशन रेट। आर का मतलब सर रिटेंशन रेट। ऐसा सर ये आर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? प्रॉफिट रिटेन का मतलब प्रॉफिट आपने कितना नहीं बांटा, कितना प्रॉफिट आपने रोक लिया, कितना सर? 60,000 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। कैसे बनेगा? प्रॉफिट आपने कितना रिटेन किया? 60,000 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट कितना था आपके पास? $1,00,000। कितना परसेंट सर? 60%। मानते हो? मानते हो? सर रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकालेंगे? सर इसको मैं शॉर्टकट में बोलूंगा ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। सर कैसे निकालते थे याद है? रेशियोज के अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो सर ये हमारे पास ग्रोथ रेट निकालने के दो तरीके। एक पुराना ट्रेंड देख लो, डिविडेंड कितने परसेंट से ग्रो हो रहा है उसी का एवरेज। एक नहीं सर पुराना तरीका नहीं बल्कि फ्यूचर के तरीके से आप देखिए। एग्जाम में सर कौन सा फॉलो करेंगे? एग्जाम में कोई एक देगा भाई दोनों में से, अपने को दोनों आने चाहिए। डन हो गया? फिट हो गया? चलें सर कॉपी करेंगे, फिर हम इसकी एक आध सवाल करेंगे। चलिए सर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। चलिए सर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। पढ़ते हैं भाई लोग। सर सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपने वैक फाइंड आउट करना है। सर वैक कैलकुलेट करने के कितने क्या क्या चाहिए आपको? 6 चीजें चाहिए। सवाल, एच लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30th June 21। क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है मेरे पास? शेयर कैपिटल है मेरे पास 95,000 शेयर्स हैं, $10 ईच के हिसाब से, रिटेन अर्निंग और रिजर्व्स, और मेरे पास लॉन्ग टर्म लोन दिख रहा है। सर लॉन्ग टर्म लोन मुझको दिख रहा है, मुझे प्रेफरेंस शेयर नहीं दिख रहा। तो प्रेफरेंस शेयर से इन्होंने फाइनेंसिंग नहीं की हुई, तो हटा देंगे उस चीज को। तो भैया अपने को बैक कैलकुलेट करने के लिए अब इस सवाल के अंदर कितनी चीजें चाहिए मुझको? 4। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ठीक हो गया? आगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2021 इज एज फॉलो। सर मुझे प्रॉफिट कितना दिख रहा है? $250,000। टैक्स है मेरे पास 72,500, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है मेरे पास 177,500, और सर मुझको डिविडेंड दे रहा है। कितना डिविडेंड है मेरे पास? 106,500 का। शेयर होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सर मेरे पास की कितनी है?
10.25%। आगे डेट होल्डर रिक्वायर्ड रिटर्न आफ्टर टैक्स कितना 7.15%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, जी सर नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे पास 95,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ $1। एक शेयर कितने का मुझको अभी नहीं पता पर शेयर। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, सर नंबर ऑफ डेट मेरे पास कितने हैं 2000 डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ $1 पर डिवेंचर। एक डिवेंचर कितने का मुझको नहीं पता, नहीं पता है मुझको पता है डिवेंचर कितने का सर 99.5। सर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 199,000 ऐसा। चले सर वैग कैलकुलेट करने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए सर, क्या चीज चाहिए मुझे मार्केट। सर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करने के 4 तरीके थे। क्या स्टॉक मार्केट का डाटा दे रहे कि शेयर प्राइस इतनी है, नहीं सर उड़ा दीजिए। प्राइस मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू दे रहा है, नहीं सर उड़ा दीजिए। और हमने पी रेशियो तो भी नहीं पढ़ा, हमने बोला सर क्या डिविडेंड की अंग्रेजी है कुछ, यस सर डिविडेंड की कहानी है लेकिन थोड़ी सी छुपी हुई है। डिविडेंड की कहानी है लेकिन थोड़ी सी छुपी हुई है। सर डिविडेंड की कहानी है इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा मॉडल लगेगा डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। तो जनाब मैं सबसे पहले शेयर प्राइस कैलकुलेट करने चला। शेयर प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस, शेयर प्राइस बोले तो मार्केट प्राइस। सर कैसे कैलकुलेट की जाएगी, बोलेगा सर शेयर प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते थे। अगर मुझको आज की शेयर प्राइस चाहिए एयर 0 बोले तो आज की, तो मुझको डिविडेंड कब का चाहिए होगा अगले साल का बोले तो एयर 1 का डिवाइडेड बाय के माइनस जी, ऐसा। और सर अगर आपको अगले साल का डिविडेंड नहीं दे रहा, अगर आपको अगले साल का डिविडेंड नहीं दे रहा तो मुझको कैलकुलेट करना पड़ेगा अगले साल का डिविडेंड कैसे निकालोगे। सर इस साल का डिविडेंड एयर 0 का मतलब इस साल का डिविडेंड मल्टीप्लाई करते हैं सर इसको ग्रोथ रेट से, ऐसा ही है। हमने बोला सर आइए इस साल का डिविडेंड के, सर मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी पता है, कितनी पता है मुझको कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10.25%। जनाब मुझको ग्रोथ रेट नहीं पता। इस साल का डिविडेंड कितना है सर, मुझको एक शेयर का चाहिए, एक शेयर का चाहिए, मुझको चाहिए डिविडेंड पर शेयर। क्यों सर यहां पे मैं शेयर प्राइस एक शेयर की निकाल रहा हूं तो मुझको डिविडेंड भी कितने शेयर का चाहिए, एक शेयर का। सर ये तो पूरा डिविडेंड है। कितना डिविडेंड है 106,500। सर सुनेंगे ये डिविडेंड दे रहे हैं 106,500 कितने शेयर्स के 95,000 शेयर के। मानते हो तो सर एक शेयर का कितना हो गया 1.12। आगे भी है कुछ, ये खत्म, बस सही राउंड ऑफ करते हैं 1.12। एग्री करते हैं। चले सर एक शेयर का डिविडेंड कितना 1.12। मुझको इस साल, ये तो इनका अभी ये जो एयर एंड हुआ 30 जून 2021 ये तो उसका दे रहा है, मुझको चाहिए अगले साल का। क्या करेंगे इसको ग्रो कराएंगे 1 प्लस ग्रोथ रेट से। तो सर मुझको ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के 2 तरीके, एक हिस्टोरिकल, क्या हिस्टोरिकल डाटा दे रहा है, नहीं दे रहा। एक तरीका कौन सा मेरे पास फ्यूचर का, क्या दे रहा है गोल्डन मॉडल, यस दे रहा है। क्या बोल रहा है सर आपने प्रॉफिट कितना रिटेन कर लिया, गोल्डन मॉडल क्या बोलता है जी इज इक्वल टू पी आर। सर हमने प्रॉफिट कितना रिटेन किया है, हमने बोला सर आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्टकट लिख रहा हूं सर, आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है 177,500। उसमें से आपने डिविडेंड कितना बांट दिया सर, उसमें से आपने डिविडेंड बांट दिया 106,500 से। तो डिविडेंड कितना, प्रॉफिट कितना रिटेन कर लिया, कितना भाई पूरा। सर कितना परसेंट रिटेन कर लिया जी भाई लोग, कितना परसेंट रिटेन कर लिया 71,000 डिवाइडेड बाय 177,500 परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। सर कितना रिटेन कर लिया, इतना प्रॉफिट, इसमें से इतना डिविडेंड बांटा, इतना रिटेन कर लिया।
तो कितना परसेंट बांटा, कितना परसेंट रिटेन किया? 71,000 डिवाइडेड बाय 177,500, इसमें से बांटा ना डिविडेंड, तो कितना भाई? पूरा 40। सर 40% प्रॉफिट आपने रिटेन कर लिया। बात मानते हैं? कहानी समझ में आई? छुपा हुआ डाटा तो हमने निकाल लिया। दोबारा सुनिए, सर आपने प्रॉफिट कितना कमाया, इसमें से डिविडेंड कितना बांटा लिखा हुआ है, कितना डिविडेंड, कितना प्रॉफिट आपने रोक लिया, डिविडेंड नहीं बांटा, 71,000। इसको कहीं फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे और उससे अगले साल प्रॉफिट आएगा, तो अगले साल प्रॉफिट ज्यादा होगा तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा। ये लॉजिक दी इसने। कितना आगे इन्वेस्ट करोगे? 71,000। कितना परसेंट डिविडेंड रोक लिया? तुमने बोला सर मैंने 177,500 कमाया, उसमें से मैंने 106,500 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। कितना पैसा रोका? 70। कितना परसेंट रोका? 40%। उस 40% पैसे को आगे इन्वेस्ट करोगे, सर कंपनी कितना रिटर्न कमाएगी? रिटर्न ऑन इक्विटी। सर कंपनी कितना रिटर्न कमाएंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी। कैलकुलेट करने चले, रिटर्न ऑन इक्विटी। जी सर, रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे कम कैलकुलेट करते थे आप? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 100। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 177,500 का मानते हैं, डिवाइडेड बाय इक्विटी। सर इक्विटी कितनी है? आपको बैलेंस शीट में दिख रही है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी कितनी दिख रही है? 950 प्लस 170। रिजर्व भी तो इक्विटी होता है ना भैया। तो सर टोटल इक्विटी कितनी है? 950 प्लस 170। 950 प्लस 170 कितना परसेंट सर? 15.85%। सर कंपनी जहां भी इन्वेस्ट करती है कितना कमाती है? 15.85%। कंपनी कितना इन्वेस्ट करने जा रही है? 40%। इसका 15.85% कमाएगी, तो अगले साल इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। कितना मेरा भाई? 6.3। अगले साल इनका प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड भी बढ़ेगा। क्या मैं शेयर प्राइस कैलकुलेट कर ली? शेयर प्राइस कितनी? बंद हो गया? अच्छा अच्छा, खर्चा करना पड़ेगा आपको। इन्वेस्टमेंट है, खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाई में जो पैसा लगता है वो इन्वेस्टमेंट आती है। कितना सर? 30.46 डॉलर्स। तो सर मेरे पास शेयर प्राइस निकल कर आ गई 30.46। भाई मल्टीप्लाई करेंगे, कॉपी कर लेना अभी इस्माइल, पहले सवाल पूरा सॉल्व हो जाए फिर कॉपी करिएगा। 2893,700। 1 2 3 फिट है सर। वैग निकाल पाएंगे आप? यस, मजे से निकालेंगे वैग। अब तो कहानी खत्म। कैसे निकालते थे जनाब? कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट
डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। ऐसा प्रेफरेंस शेयर तो है नहीं, तो मैंने इस पूरे को उड़ा दिया। जी सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरे पास 10.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है मेरे पास 2893700 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट है मेरे पास 7.15% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है 199,000 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। तो सर मेरे पास वैक कितना आ गया? कितना सर? 10%। सर बात क्लियर हो गई? ये हजम हुआ पक्का? हाँ यार, ये हमने जितनी एग्जाम्पल आज कर लेंगे ना, अब कोशिश करना कि यार घर जाके ना इन सारे क्वेश्चन को एक दफा खुद से रीअटेम्प्ट करना है आपको, बगैर सोल्यूशन देके। सही, मतलब थोड़ा सा फंसेंगे शुरू में, पहले दूसरे सवाल में थोड़ा रजिस्टर खुलना पड़ेगा, सही होगा, सही होगा। लेकिन इसकी तरीका ये कर लें कि आपने क्वेश्चन 30% अटेम्प्ट किया, 40% अटेम्प्ट किया, फिर आपने सोल्यूशन मैच कर लिया, हायर में सही आ रहा हूँ। कोई उसमें नोक हो गई तो आपने उसको करेक्ट कर लिया, फिर रजिस्टर बंद किया, फिर आपने पूरा सॉल्व किया। 60-70% सॉल्व किया, फिर आपने रजिस्टर से टाई कर लिया, आपने बोला हाँ यार सही जा रहा हूँ मैं। कुछ गलती हुई, आपने बोला अच्छा ये गलती है। कोई चीज समझ में ना आ रही हो, यार ये कैसा हो गया, ये कैसे नहीं हुआ, तो मुझे व्हाट्सएप डाल देना एक, सही। लेकिन क्वेश्चन की पिक्चर खींच के ना उसमें मार्क कर देना कि सर ये कैसा आ रहा है, सही है, ताकि मैं उसका ना फिर वॉइस नोट पे रिप्लाई कर दूंगा। सही, मैं कर देता हूँ तकरीबन आधा एक घंटा होते समय। अभी क्लास चल रही है ना, तो अभी व्हाट्सएप आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद जैसे बैठूंगा तो 2-3 स्टूडेंट के आए होंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक हो गया। लेकिन अब जो ना, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट जो ना बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है जी, तो अब जो ना वो रिटेन रखने के लिए क्या है, घर जाके मैं कल तो हमारी अब F9 की क्लास होगी हमारी नेक्स्ट वीक के अंदर, तो ये जितने क्वेश्चन है उसको एक दफा खुद से अटेम्प्ट कर लेना। हाँ कर रहे हो, खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो ना, साथ साथ चल रहे हो ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत है। अभी डेट शुरू होगा, फिर डेट की एक अलग दुनिया है, ठीक है जी। चले सर इसको कॉपी करें। हाँ नहीं होगी, खुद पहचानना है, डेटा से खुद पहचानना है, कुछ नहीं बताएगा, कुछ नहीं बताएगा, डेटा से खुद पहचानेंगे कि कौन से तरीके से निकलेगा। चलें सर आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बोला था जनाब कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैलकुलेट करने के 2 तरीके। सर हमने बोला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैलकुलेट करने के 2 तरीके। कौन कौन से जनाब? एक था मेरे पास डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। सर ये डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल है क्या? डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल बोलता है फ्यूचर में जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर में जो भी डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए, ये बोलता है। फ्यूचर में जो भी डिविडेंड देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की शेयर प्राइस होनी चाहिए। सर इसका मतलब है, इसने फॉर्मूला हम लोगों ने डिजाइन किया था। सर शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट की जाएगी? अगर आज एयर जीरो, पी नॉट का मतलब शेयर प्राइस, पी का मतलब प्राइस, शेयर प्राइस पी नॉट अगर आज की चाहिए तो आपको डिविडेंड कब का चाहिए? नेक्स्ट ईयर का, बोले तो एयर 1 का, डिवाइडेड बाय के माइनस जी। ऐसा सर सुने, ये शेयर प्राइस बताता है। अगर तो ये बोले सर शेयर प्राइस आपको पता है कैसे, स्टॉक मार्केट में आपने देख ली, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू से आपने देख ली, ओके जी। शेयर प्राइस आपको पता है कि सर मार्केट में शेयर $25 का ट्रेड हो रहा है नॉर्मली, $25 की बाइंग सेल हो रही है नॉर्मली। अच्छा जी, डिविडेंड कितना मिल रहा है सर इस साल? अभी अनाउंस हुआ इस साल। ग्रोथ रेट सर हिस्टोरिकल या फ्यूचर की बेस पर आपने कैलकुलेट कर ली। सर क्या मैं की कैलकुलेट कर लूंगा कि शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला दोबारा?
दोबारा मैंने बोला जनाब शेयर प्राइस हमने कैलकुलेट कर ली या हमें गिवन है एज पर स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट एक्स डिविडेंड करके। हमने बोला जनाब डिविडेंड कंपनी ने अभी अभी डिविडेंड दिया, मुझको पता है ग्रोथ रेट, सर हिस्टोरिकल ट्रेंड मुझे पता है या मुझे फ्यूचर का पता है, तो मैंने उसकी बेस पे ग्रोथ रेट निकाल दिया। सर शेयर होल्डर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सर सब चीजें पता है, तो क्या मैं मैथमेटिकली सॉल्व कर लूंगा? यस सर। कैसे? ये डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू क्या वहां जाएगा तो के माइनस जी, वहां मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। ऐसा ये जी यहां पे माइनस का इज इक्वल टू किधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। बात मानते हैं? बात मानते हैं? तो सर इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का पहला तरीका डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल आप पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर अगला मॉडल मेरे पास कौन सा है? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। सर बहुत ही जबरदस्त मॉडल, एग्जाम में आपको इसका सवाल लाजमी दिखेगा, लाजमी, एमसीक्यूज में तो लाजमी। क्या सीन होगा सर, समझेंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, डन है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉन्सेप्ट क्या था? फ्यूचर में जो डिविडेंड दिया जाएगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू, शेयर प्राइस आपको डिटरमाइंड है कैसे? सर स्टॉक मार्केट से देख ली, नॉर्मली इतने में शेयर्स ट्रेड हो रहा है, डिविडेंड अभी अभी दिया, ग्रोथ रेट आपको नहीं पता तो हिस्टोरिकल देख लो या फ्यूचर से देख लो, ऐसा ही है। इसको मैंने थोड़ा तोड़फोड़ किया तो सर मैंने ये फॉर्मूला बना लिया मैथमेटिकली। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कैलकुलेट करना है इस मॉडल से तो ये फॉर्मूला। दूसरा मेरे पास CAPM, सर समझेंगे इसको बहुत तरीके से, सर बहुत तरीके से इसको समझेंगे, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, CAPM। सर बात क्या की इसने, जरा समझते हैं 5-10 मिनट के अंदर, फिर समझ में आ जाएगा। हमने बोला यार मुझको एक बात बताओ, मुझको एक बात बताओ, लेट्स सपोज आपके पास पैसे हैं, आपके पास $1 लाख है, आप मार्केट गए, आप पहुंचे सर स्टॉक एक्सचेंज, आपके पास कितना पैसा है? अज्यूमिंग आपके पास $1 लाख है। हमने बोला सर ये आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपने एक पैसे इन्वेस्ट करने हैं। सर आपके पास मैंने 2 ऑप्शन दिए, सर या तो आप स्टॉक मार्केट चले जाए, इस स्टॉक मार्केट में शेयर्स मिल रहा है आपको PSO का, शेयर्स मिल रहा है आपको लकी सीमेंट का, सर शेयर्स आपको मिल रहे हैं फॉर एग्जांपल आगा स्टील का, स्टील की कंपनी है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल की कंपनी है। शेयर्स आपको मिल रहा है सर नेशनल रिफाइनरी का, रिफाइनरी की बिजनेस है। शेयर्स आपको मिल रहा है सर सिस्टम लिमिटेड का, IT सेक्टर की कंपनी है। अज्यूमिंग सर ये 5 कंपनी है स्टॉक मार्केट में अपने, सही है जी। हमने बोला सर आपके पास $1 लाख रुपए, सही है, आपके पास 2 ऑप्शन है, सर या तो स्टॉक मार्केट जाओ किसी कंपनी के शेयर उठा लो, दूसरा मैंने बोला सर आपके पास $1 लाख है, आप एक काम करिए, या तो आप शेयर उठाएंगे सर, या तो भाई पंचायत में ना पढ़ो बल्कि बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करा दो, या तो आप बैंक के अंदर फिक्स डिपॉजिट करा दें। सर बैंक के अंदर मैं फिक्स डिपॉजिट कराऊंगा तो क्या रिटर्न मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उस रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट सूद। एग्री करते हो? कहां जाओगे, कहां जाओगे? मैंने बोला सर अगर तो आपको टेंशन नहीं चाहिए जिंदगी में तो आप इस तरफ जाएंगे। क्यों सर? रिस्क फ्री, टेंशन ही नहीं अपने को। बैंक ने बोला सर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा लेट्स सपोज 7%, सर बैंक डूबे मरे कुछ भी हो आपको हर महीने कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7% का मिलेगा। लॉजिक क्लियर है? मैंने क्या बोला? लॉजिक क्लियर है? कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 7% का मिलेगा। हमने कहा सर यहां तो टेंशन है भाई, मैंने कंपनी के शेयर खरीदे इस आसरे पे के साथ डिविडेंड मिलेगा, वो तो भाई रिजल्ट इतना जबरदस्त आया, डिविडेंड ही नहीं आया। लॉजिक क्लियर? हमने बोला सर
लॉस आना शुरू हो गया, डिविडेंड नहीं आया। सर ये तो टेंशन है पालना, ये लेना तो टेंशन है सर, इसके अंदर टेंशन फ्री। एग्री करते हो? एग्री करते हो? गौर से। सर हमने बोला या तो बैंक में लोन ले लो, या हमारे पास पाकिस्तान के अंदर एक चीज होती है नेशनल सेविंग या कौमी बचत की स्कीम है। पता है ये क्या होता है? सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं। सर होता है क्या है, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, गवर्नमेंट जो आईएमएफ से लोन लेती है, वर्ल्ड बैंक से लेती है, पता नहीं कहां से लोन लेती है, आपसे भी लोन लेती है। सर कैसे लोन लेती है? सर चीजें उसकी डिफरेंट है। सर एक उन्होंने क्या बोला, उन्होंने जगह जगह कौमी बचत नेशनल सेविंग की दुकानें खोल दी, जिसको आप लोग नेशनल सेविंग बैंक कहते हो। वहां गए, आपने वहां पे सर्टिफिकेट ले लिए $1 लाख के, मतलब $1 लाख आपने देके और उनसे सर्टिफिकेट ले लिया। अच्छा जी, उसके ऊपर आपको सूद मिलेगा। आपने बेसिकली कर्जा किसको दिया? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर लोन पे करेगी, सबसे ज्यादा टेंशन फ्री। सर गवर्नमेंट तो पाकिस्तान तो है ना, तो गवर्नमेंट ने लिया है। ओके जी, गवर्नमेंट की सीट चेंज होती है, गवर्नमेंट तो वही रहती है। सर इसका मतलब ये हुआ कि सर दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये पैसा आपका सिक्योर है, पैसा डूबने वाला नहीं है। कह सकता हूं मैं? कह सकता हूं? ओके जी, हमने किसी कंपनी के डिबेंचर ले लिए। सर डिबेंचर लेंगे इसका मतलब है हमें इंटरेस्ट मिलेगा। कंपनी प्रॉफिट कमाए ना कमाए, ज्यादा कमाए कम कमाए, टेंशन फ्री अपने को मिलेगा। सही है? क्लियर है? सर अब सुने, आपको अगर यहां पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, अज्यूमिंग 7%, टेंशन फ्री हो गए, रिस्क फ्री हो गए, यहां पे रिस्क नहीं है, कितना परसेंट मिल रहा है आपको? 7%। हमने बोला सर अगर तुम यहां पे जाओगे, हमने बोला सर स्टॉक मार्केट में आ जाओ, सही आपको 6% रिटर्न मिलेगा। जाओगे स्टॉक मार्केट में? नहीं सर। हमने बोला सर आपको 7% मिलेगा, चाहे आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा लो, चाहे आप जो है ना पीएसओ लगी सिविल इनके शेयर ले लो। कितना मिलेगा सर आपको? सर कितना मिलेगा आपको? 7%। क्या लोगे ये? आपने बोला नहीं। आपने बोला सर मैं अगर रिस्क लूंगा ना, मैं अगर टेंशन पालूंगा तो मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। अगर मैं टेंशन पाल रहा हूं और रिटर्न मुझे कम मिल रहा है तो टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रिस्क उठाऊंगा, गौर से सुनना, अगर मैं रिस्क बेयर करूंगा तो मुझे रिटर्न ज्यादा चाहिए। मुझे 12% दो तो समझ में आती है बात, 15% दो तो समझ में आती है बात, 7 या उससे कम दोगे तो मेरे लिए बेकार है। लॉजिक क्लियर? लॉजिक क्लियर? सर सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आपका शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर। आपका जो शेयर होल्डर है उसने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, वो आपसे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है। सर ये एक्सपेक्टेड होता है, बोले तो अंदाजन, एस्टिमेटेड। सर वो आपसे कितना शेयर, वो आपकी कंपनी के शेयर क्यों खरीदेगा? सर आपकी कंपनी इन्हीं में से कोई होगी ना यार, आपकी कंपनी इन्हीं में से कोई कंपनी होगी। वो ये चीज छोड़ के आपकी कंपनी के शेयर ले रहा है, क्या आप उसको 7% रिटर्न देंगे? क्या वो आपसे 6% रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? नहीं सर, वो आपसे 7% से ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। सर सुनिएगा, बोले तो 7% प्लस। 7% तो चाहिए सर, उससे ज्यादा चाहिए, मानते हो? सर ये 7% जो रिटर्न है, इसको मैं नाम दे रहा हूं टेंशन फ्री रिटर्न। इसको हम लोग रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं। सर क्या कहते हैं इसको हम लोग? रिस्क फ्री रिटर्न। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोला करेंगे? आरएफ। तो सर मैं यहां पे फॉर्मूला बनाना शुरू कर रहा हूं। सर मुझे रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा रिटर्न चाहिए प्लस। सर कितना रिटर्न चाहिए? सर कितना रिटर्न चाहिए? सर मुझे मार्केट जितना रिटर्न चाहिए। अब ये सुनना जरा गौर से। मैंने बोला सर पीएसओ का शेयर कितने का चल रहा है? मैंने बोला सर पीएसओ का शेयर है फॉर एग्जांपल $200 का। लगी सीमेंट का कितना है का जनाब? 430 का। आगा स्टील का कितना है सर? 22 रुपए का। नेशनल रिफाइनरी का कितना है? 210 रुपए का। सिस्टम लिमिटेड का कितना है सर? 700 रुपए का। ये शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस है। इसके ऊपर डिविडेंड कितना मिल रहा है? डिविडेंड इसमें मिलता है जनाब 15 रुपए। इस पे डिविडेंड कितना मिलता है? फॉर एग्जांपल सर इस पे डिविडेंड मिलता है मेरे पास 38 का। इस पे डिविडेंड कितना मिलता है सर? फॉर एग्जांपल 1.8 का। इस पे डिविडेंड कितना मिलता है सर मेरे पास?
डिविडेंड मिलता है सर फॉर एग्जाम्पल 18 रुपए का, इस पे मुझे डिविडेंड कितना मिलता है सर फॉर एग्जाम्पल 40 रुपए का। मानते हो सर कितना रिटर्न हुआ सर कैलकुलेट करके बताएंगे। 15 डिवाइडेड बाय 20, 15 डिवाइडेड बाय 200, 15 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए कितना 7.5%। इधर बताइए 38 डिवाइडेड बाय 430 कितना 8.83। अगला भाई 1.8 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए 8.18। 18 डिवाइडेड बाय 210 कितना 8.57। 40 डिवाइडेड बाय 700 कितना सर मार्केट का ये रिटर्न चल रहा है, हर शेयर का अलग अलग है। हर शेयर होल्डर आपसे क्या कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? हाँ सर शेयर होल्डर आपसे कितना रिटर्न बोला सर मुझे तो 7% ज्यादा चाहिए। मार्केट में आ रहा हूं मैं, स्टॉक मार्केट में सर कितना परसेंट कि कोई कंपनी 7.5 दे रही है, कोई 8, कोई 5, कितना सर कितना? सर मैंने बोला सर इसका एवरेज करना। एवरेज कैसे सर? टोटल शेयर्स कितने और टोटल उसका डिविडेंड कितना, टोटल करेंगे। ये शेयर प्राइस कितनी और सर इसके ऊपर रिटर्न कितना? डबल 112 पॉइंट। सर अब बताइए कितना रिटर्न डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100? 7 पॉइंट। ऐसा सर मार्केट में रिटर्न कितना है? अपने को रिटर्न 7 पॉइंट। अच्छा थोड़ा नंबर कम हो गया, इसको अगर मैं बढ़ा दूं 140 कर दूं, 140 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? ये 20% हो गया और ये सर टोटल चेंज हो जाएगा। टू 212.8। सर अब बताइए कितना परसेंट? थर्टीन पॉइंट। चले सर मार्केट में रिटर्न कितना मिल रहा है? सर मुझे रिस्क फ्री रिटर्न से ज्यादा चाहिए। मार्केट में जा रहा हूं तो मुझको रिटर्न हर शेयर का अलग अलग है। पूरी मार्केट का, स्टॉक मार्केट का एवरेज कितना है? मुझे इतना रिटर्न चाहिए। पूरी मार्केट का एवरेज कितना है? 13.62। सुनिएगा कितना ज्यादा सर, कितना ज्यादा? इसका मतलब सर यहां पे नंबर कितना आना चाहिए? माइनस करें कितना? मैंने बोला सर मार्केट में रिटर्न कितना? 13.62 और 7% रिस्क फ्री है। अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो सर कितना परसेंट रिटर्न ज्यादा? 6.62% ज्यादा। मानते हो? मैं इसकी अंग्रेजी सर इसको मैं रिस्क प्रीमियम कह सकता हूं। प्रीमियम का मतलब एडिशनल। अगर मैंने खतरा उठाया, अगर मैंने रिस्क लिया तो मुझको 6.62 का रिटर्न ज्यादा चाहिए। मुझको कितना रिटर्न चाहिए सर? 13.62। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर कितना रिटर्न चाहिए ये मैंने कैसे निकाला? RM माइनस RF। मत चले सर अब लब्बे लुबाब इसका आंसर क्या बनेगा? सर इसका आंसर क्या बनेगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी का बोले ये बन रहा होगा 13.62। मैं कह रहा हूं कि अब आंसर क्या बना? 7% प्लस 6.62 13.62। सर इसका मतलब है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो जाएगी? 13.62। लेकिन सर मेरा शेयर होल्डर, मेरी कंपनी कौन सी है?
सर मेरी कंपनी कौन सी है? मैंने बोला सर मेरी कंपनी जो है, सर मेरी कंपनी जो है वो है शेल पाकिस्तान। सर मेरी कंपनी कौन सी है? शेल पाकिस्तान। सुनिएगा, मैंने बोला यार मार्केट में हर इंडस्ट्री का अलग अलग है, एवरेज रिटर्न कितना आ रहा है? 13.62। मैं अगर रिस्क बेयर कर रहा हूं तो मुझको रिटर्न ज्यादा चाहिए, यानी कि ये चल रहा है रिस्क की बेस के ऊपर। किसके पे चल रहा है सर? रिस्क बेस। अगर मेरी कंपनी मार्केट से ज्यादा रिस्क बेयर करती है, सुनिएगा, अगर मेरी कंपनी, मेरी कौन सी है? शेल कंपनी, अगर मेरी कंपनी इस मार्केट से ज्यादा रिस्क बेयर करती है तो मुझे मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहिए। लॉजिक समझ आ रही है? अगर मेरी कंपनी इस मार्केट से कम रिस्क बेयर करती है तो मुझे मार्केट से कम रिटर्न चाहिए। लॉजिक क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा सर ये जो आपने कंपनी का डेटा उठाया ना, ये कंपनी बड़ी जो ना वो रिस्की है। क्यों सर? इन्होंने डेट भी बहुत दिए हुए, इनका बिजनेस भी बड़ा अजीब है। क्यों सर? नेशनल रिफाइनरी सारी बेस किस पे बनती है? क्रूड इंपोर्ट किया और आगे पेट्रोल डीजल बना के भेजा। सर रिस्क है सर, डॉलर तो पता नहीं कहां, कभी प्लस कभी माइनस, कभी सारा डॉलर। क्रूड इंपोर्ट किस पे होता है? डॉलर पे। इनको तो बड़े मसले मसाइल है। इनकी सारी रॉ मटेरियल परचेजिंग किसमें है? डॉलर्स में। अरबों रुपए की परचेज। सर डॉलर तो ऊपर नीचे होगा तो इनको तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हाईली रिस्की कंपनी। मानते हो? आगा स्टील, लकी सीमेंट। सर लकी सीमेंट इंपोर्ट करते हैं कोल, दुनिया में कोल की प्राइस बढ़ी, इनका जो प्लांट चलता है वो कोयले से चलता है। सर पूरी दुनिया में जब ये प्लांट लगा था उस वक्त कोल बहुत सस्ता होता था। सर अब कोल महंगा हो गया। सर मसला। सर पीएसओ कंपनी, सर लॉकडाउन का सीन होगा तो पेट्रोल कहां बिकेगा? लॉकडाउन लग जाएगा तो पेट्रोल कहां बिकेगा? सर जबकि मेरी कंपनी जो है फॉर एग्जांपल वो इन सब रिस्क से दूर है, कोई मसला नहीं है उसमें, नॉर्मल प्रोडक्ट बनाते हैं, मार्केट में बेचते हैं, उनमें कोई रिस्क नहीं है। तो मुझको रिटर्न मार्केट से कैसा चाहिए? कम चाहिए। एग्री करते हो? मार्केट का रिटर्न कितना है सर? 13.62। मुझे रिटर्न कम चाहिए क्योंकि मेरी कंपनी में रिस्क कम है। लेकिन अगर मेरी कंपनी में रिस्क ज्यादा होगा, मतलब मेरा शेयर होल्डर बोलेगा सर इंडस्ट्री में इन सब के रिस्क कम है, आपकी कंपनी का बहुत ज्यादा रिस्क है, मुझे मार्केट के रिटर्न से भी ज्यादा रिटर्न चाहिए। एक्सपेक्टेशन होगी सर खतरा मोल ले रहा हूं तो रिटर्न भी मुझको ज्यादा चाहिए। एग्री करते हो? सर ये रिस्क मेरे पास क्या कहलाता है? सर ये रिस्क मेरे पास कहलाता है इक्विटी बीटा। क्या कहलाता है सर? इक्विटी बीटा। शॉर्टकट इसको ऐसे लिखते हैं। डन हो गया? सर फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर इक्विटी बीटा है 1.6। ये कैलकुलेट होता है सही, आप लोग के सिलेबस में नहीं है लेकिन वैसे कैलकुलेट किया जाता है। इक्विटी बीटा कितना है सर? 1.6। अब बताइए मेरे पास कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना आएगा? 6.62 मल्टीप्लाई बाय 1.6 प्लस 7, दोबारा 21.79%। ऐसा? इसका मतलब भाई मार्केट में रिटर्न कितना है? 13%। मेरी कंपनी रिस्की है। अगर तो सर ये 1 होता, अगर तो इक्विटी बीटा 1 होता, इसका मतलब जो मार्केट का रिस्क वही मेरा रिस्क, तो सर आंसर क्या बनता? वही बनता 13%, 13.62। लेकिन 1.6 है, इसका मतलब है मार्केट से ज्यादा रिस्क है, मुझे रिटर्न भी ज्यादा चाहिए। अगर सर ये 0.9 होता तो, अगर ये 0.9 होता तो इसका मतलब है आंसर जो बनता वो 16%, 13% जो मार्केट का है उससे भी कम आ रहा होता। हमारा रिटर्न जो है वो, हमारा जो रिस्क है वो मार्केट से कम है। लॉजिक क्लियर हुई? तो ये फॉर्मूला जो बना सीएपीएम वालों ने, सर वो सारा का सारा फॉर्मूला बनाया है रिस्क बेस के ऊपर। वो बोलते हैं सर आपका शेयर होल्डर आपकी कंपनी में रिस्क उठा रहा है तो सर वो आपसे रिटर्न ज्यादा लेगा। किससे ज्यादा लेगा? हमने बोला सर एक तो वो सूद पे पैसा नहीं रखवा रहा जो कि टेंशन फ्री है, उससे ज्यादा तो लेगा, और अगर मार्केट की जो बाकी कंपनीज हैं उससे भी ज्यादा रिस्क है आपकी कंपनी के अंदर तो मार्केट का जो एवरेज रिटर्न है उससे भी ज्यादा लेगा। एग्रीड? सर इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ रहा है हमारे मुल्क के अंदर, सर वो कंपनीज जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिए हुए हैं वो रिस्की है। प्रॉफिट अगर वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, सूद तो बढ़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस तो बढ़ा है। एग्रीड? सर आपकी कंपनी ने बहुत ज्यादा गियरिंग की हुई है तो मार्केट में जो कंपनीज रिटर्न दे रही हैं उससे ज्यादा आपको रिटर्न देना पड़ेगा, वरना शेयर होल्डर नाराज होगा और शेयर बेचेगा। एग्री करते हैं?
लेकिन अगर आपकी कंपनी ने लोन ही नहीं लिया, आपने बोला सानू की भाई इंटरेस्ट रेट बढ़े या कुछ हो, अपना तो लोन ही नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपके पास जो रिस्क है बाकी कंपनी से कम रिस्क है, तो रिटर्न बाकी कंपनियों से मुझको कम चाहिए होगा। लॉजिक क्लियर हुई? मैंने क्या बोला सर? सीएपीएम का मॉडल समझ में आया? पक्का? डन? कॉन्सेप्ट बना? ये कॉपी कर लें, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल करते 3 केस बना के, ताकि और ये पक्का हो जाए। ठीक है जी, फिर हम इक्विटी बीटा को डिटेल में पढ़ने चलेंगे। इक्विटी बीटा क्या होता है, इसके अंदर रिस्क है और कौन से रिस्क होते हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ, इक्विटी बीटा कैलकुलेट नहीं करवाता, थ्योरी भी नहीं आती, गिवन कर देगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेगा। चलिए सर एग्जांपल डिस्कस करेंगे। आरएफ है मेरे पास, अज्यूमिंग 6%, आरएम है मेरे पास अज्यूमिंग 13%, रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कॉस्ट, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE if number 1, number 2, number 3, if equity beta मतलब बीटा इक्विटी is 1, if equity beta is equal to 1.2, if equity beta 0.95, 0.95। चले सर सॉल्यूशन देखते हैं आप। जी सर, मुझे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करनी है, मुझे केई कैलकुलेट करना है, मतलब शेयर होल्डर मुझसे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर मैंने बोला शेयर होल्डर मुझसे कितना, मैं कंपनी हूं, मतलब शेयर होल्डर ने मुझसे शेयर लिए हुए, तो सर मार्केट में जो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट पे जहां पे रिटर्न मिल रहा है, बोले तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट हो गया या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, टी-बिल्स हो गए, नेशनल सेविंग हो गए, उससे ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो कितना सर? 12-13% सर मार्केट जितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी में रिस्क मार्केट से ज्यादा है तो मार्केट 13% से भी ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपकी कंपनी के अंदर रिस्क मार्केट के रिस्क से कम है तो सर 13% से कम रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर मार्केट जितना ही है तो 13% ही रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। सर यहाँ पे 3 केस है, सर यहाँ पे 3 केस है। केस नंबर, सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, KE इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस RM माइनस RF और इक्विटी बीटा। जी जनाब, यहां पे मेरे पास 3 केस है। केस नंबर 1, सर यहां पे मैं लिखने चला केस नंबर 2, सर यहां मैं लिखने चला केस नंबर 3। ऐसा सर सुनेंगे। मैंने बोला जनाब यहां पे इक्विटी बीटा कितना दे रहा हूं मैं केस नंबर 1 पे 1, यहां पे मैं इक्विटी बीटा कितना दे रहा हूं यहाँ पे 1.2, यहां पे मैं इक्विटी बीटा कितना दे रहा हूं सर 0.95। सर क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है हमारी कंपनी में योर कंपनी रिस्क इज इक्वल टू बराबर है मार्केट के रिस्क से। मानते हो? जितना मार्केट का रिस्क है उतना ही आपकी कंपनी का भी रिस्क है। तो सर मेरे पास KE क्या बनेगा? फॉर्मूला ये रहा, रिस्क फ्री रेट मेरे पास कितना है 6% प्लस मार्केट रिटर्न 13 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। ऐसा
ऐसा सर केई कितना 13%, यानी कि सर अगर मार्केट जितना रिस्क है तो मार्केट का रिटर्न कितना है 13%। मैं भी आपसे 13% लूंगा, कुछ ज्यादा नहीं। आपकी कंपनी का जो रिस्क है मार्केट का भी वही रिस्क है। इसका मतलब है शेयर होल्डर बोलेगा मैं जो रिस्क बेयर कर रहा हूं वो मार्केट जैसा बेयर कर रहा हूं, तो जितना मार्केट का रिटर्न है आपसे भी मुझे उतना ही रिटर्न चाहिए। एग्रीड। लेकिन अगर इक्विटी बीटा 1.2 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ सर, योर कंपनी रिस्क इज ग्रेटर देन, ज्यादा इज ग्रेटर देन मार्केट रिस्क। मानते इज ग्रेटर देन मार्केट रिस्क। सर मार्केट 1.21 से ज्यादा है, इसका मतलब है सर आपके कंपनी में जो रिस्क है वो मार्केट से ज्यादा है। तुम सर मार्केट कितना रिटर्न दे रही है 13%, मुझे 13 से ज्यादा रिटर्न चाहिए। बात मानते हो, बात मानते हो सर? कैसे 6% प्लस 13 माइनस 6 कितना सर 1.2। आंसर प्लीज। मुझे मार्केट से ज्यादा रिटर्न चाहिए जो कि 14.4%। मार्केट का रिटर्न कितना सर 13%, मुझे ज्यादा रिटर्न चाहिए क्योंकि आपकी कंपनी में ज्यादा रिस्क है एज कंपेयर टू अदर्स। आगे योर कंपनी रिस्क इज ग्रेटर देन मार्केट रिस्क। ठीक है भाई लोग। नेक्स्ट सर इक्विटी बीटा कितना है 0.95, 1 से कम। इसका मतलब ये हुआ योर कंपनी रिस्क इज लेस देन, आपका रिस्क मार्केट के रिस्क से कम है। तो सर मार्केट में कितना रिटर्न मिल रहा है 13%, आपका रिस्क कम है तो आप 13% से कम रिटर्न दोगे, चलेगा। योर कंपनी रिस्क इज लेस देन मार्केट रिस्क। ऐसा ऐसा चले सर। आइए कैसे 6% प्लस 13 माइनस 6% 0.95 कितना भैया 0.95 कितना 12.68। सर मार्केट में रिटर्न कितना था 13% और ये कितना सर 12.68%। बात समझ में आ गई सर? सीएपीएम ने सारा खेल किस पे रचाया है सर? सीएपीएम ने सारा खेल रचाया है सर किसके ऊपर? रिस्क के ऊपर। बात बहुत लॉजिकल है, बात बहुत लॉजिकल है। एग्री करते हैं? इस एग्जाम्पल से आई होप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। फिट है जनाब? चलें सर कॉपी करें, चलिए सर आगे बढ़े भाई लोग। आए सर। तो भाई मुझे एक चीज समझ में आई कि अगर तो आपका जो इक्विटी बीटा है वो 1 से ज्यादा है तो ये मुझको क्या बताएगा सर? ये मुझको बताएगा कि आपका जो रिस्क है वो मार्केट से ज्यादा है, आपको रिटर्न भी कितना चाहिए सर? मार्केट से ज्यादा। अगर तो ये सिंपल सेम बताएगा तो इसका मतलब है जितना मार्केट का रिस्क है उतना आपका रिस्क है, मार्केट में जो रिटर्न है मुझे उतना ही दो। अगर ये कम बताता है इसका मतलब है मार्केट में जो रिस्क है आपकी कंपनी का रिस्क उससे कम है, तो हमें मार्केट रिटर्न से भी कम रिस्क चाहिए। एग्रीड? एग्रीड। चले सर। भैया ये आप रिस्क की बातें कर रहे हैं, रिस्क है क्या ये तो बताइए सर। ये आप रिस्क की बातें कर रहे हैं, रिस्क है क्या ये तो बता दीजिए। चलें सर रिस्क को डिस्कस करते हैं। जी सर ये आप रिस्क की बातें कर रहे हैं, ये रिस्क है क्या? आए सर रिस्क के ऊपर बात करते हैं। जी जनाब रिस्क है क्या? रिस्क का मतलब खतरा। कारोबार को, बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को किन चीजों से खतरा होता है? किन चीजों से खतरा होता है सर? इस खतरे को मैं 2 कैटेगरी में तोड़ रहा हूं। इस खतरे को मैं 2 कैटेगरी में तोड़ रहा हूं।
सर एक कैटेगरी का नाम सिस्टमैटिक रिस्क, एक कैटेगरी का नाम सिस्टमैटिक रिस्क, एक कैटेगरी का नाम अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये क्या होता है भाई? अनसिस्टमैटिक रिस्क। आए जी, समझेंगे। सर सिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या है? सिस्टम, सर कौन सा सिस्टम? चलिए समझे ना भाई, फिर चार्ट बना लेना। सिस्टम, सिस्टम का मतलब इकोनॉमिक सिस्टम, मईशत, मईशत। सिस्टम का मतलब इकोनॉमिक सिस्टम, बोले तो मईशत। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए, सर किसी भी कारोबार को चलाने के लिए आपको कौन कौन से इकोनॉमिक सिस्टम का रिस्क उठाना पड़ता है? सर कौन कौन से मईशत के रिस्क को उठाना पड़ता है? पहला, सर अगर तो इंपोर्ट बेस्ड कंपनी है और डॉलर रेट अगर बढ़ता चला जा रहा है सर, तो ये मेरे पास आजकल के दौर का सबसे बड़ा रिस्क है। मानते हो? मानते हो? सिस्टम मतलब इकोनॉमिक्स का हिस्सा है ना, मईशत का हिस्सा है ना ये। एग्रीड? सर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको क्या बोलूंगा, क्या बोलूंगा? फॉरेक्स रेट कह सकता हूं मैं, फॉरेन करेंसी रेट कह सकता हूं। अगर तो डॉलर बढ़ गया, जिस तरह भी बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है, सर ये रिस्क है। सर एक बिजनेसमैन क्या चाहता है, एक कारोबार क्या चाहता है, एक इन्वेस्टर क्या चाहता है? सर स्टेबिलिटी रहे। अगर डॉलर 200 का है ना तो भाई 200 का रहे, उतार चढ़ाव ना हो। अगर डॉलर 150 का है तो सर 150 का रहे, उतार चढ़ाव ना हो। 250 का तो 250 पे लाके रोको उसको, उतार चढ़ाव ना हो। एग्री करते हो? एग्री करते हो? ये मेरे पास इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि एक कारोबार चलाने के सिस्टम का रिस्क है। मानते हो? और कौन सा रिस्क है भाई कंपनी को मईशत से रिलेटेड? मईशत से रिलेटेड और किस चीज का रिस्क है? इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट सर, सर अच्छा रिस्क क्या होता है? सर रिस्क वो चीज है जो कंपनी के हाथ में नहीं है। एक्सचेंज रेट बढ़ना किसी कंपनी के हाथ में है नहीं सर। इंटरेस्ट रेट बढ़ना किसी कंपनी के हाथ में नहीं सर, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही होती है। सर अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा, अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ऐसा ही है, ऐसे ही कंपनी के पीएनएल के ऊपर फर्क पड़ता है। मतलब सर क्या मेरे मईशत का, क्या मेरे कारोबारी अमल का हिस्सा है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं इस रिस्क को क्या बोलूंगा? इंटरेस्ट रेट रिस्क। मानते मानते? और सर इन्फ्लेशन, बिल्कुल इन्फ्लेशन, बिल्कुल सर इन्फ्लेशन। सर कोई नया टैक्स लग गया, बिल्कुल बजट आया, कोई नया टैक्स मार दिया इन्होंने, कारोबार की जैसी की तैसी हो जाएगी। ऐसा ही है, ऐसा ही है। सर सुने, और किस किस्म का रिस्क? सर जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं उस सेक्टर में इनोवेशन की जरूरत है। क्यों सर? आईटी सेक्टर में तो होती इनोवेशन है। आप जरा सा भी लेट हो गए मार्केट से आउट। ये नोकिया का शेयर पूरी दुनिया को पता है। जरा सा लेट हुए, सोचते रह गए, मार्केट से आउट। मार्केट ने उनको उठा के फेंक दिया। सर इनोवेशन वाला बिजनेस, अगर आपके पास कोई टेक्नोलॉजी वाली चीज है और अगर आप उसमें नई चीजें नहीं लेकर आ रहे तो सर बेड़ा गर्क, कंपनी जो है वो नहीं चल पाएगी। एग्री करते हैं? ये रिस्क है आपके सिस्टम पे, इकोनॉमिक सिस्टम पे। काफी मेरे ख्याल से काफी है। अच्छा जी, मैंने बोला सर इस रिस्क को मैं दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। अच्छा हाँ, एक रिस्क और सर, अगर कंपनी ने बहुत ज्यादा लोन लिए हैं, उसकी फाइनेंसिंग में डेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है, मैंने बोला सर ये कंपनी ना बड़ी रिस्की है। क्यों सर? अगर तो इनके प्रॉफिट में डामक डोल हुआ तो सर इंटरेस्ट तो पे करना है, कुछ भी करो। और अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे तो सर आपको लोन लेके फिर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब कंपनी बिल्कुल कर्जे तले दब जाएगी और आखिरी हल क्या होता है सर? कंपनी को डिसॉल्व करके, खत्म करके, उसके एसेट बेच के कर्जा उतारा जाए। सर सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क। तो सर ये मेरे पास कहलाता है गियरिंग। सर गियरिंग का मतलब क्या होता है? गियरिंग का मतलब क्या होता है? डेट टू इक्विटी।
डेट कितना है आपके पास अपने इक्विटी में से? सर मैं इस रिस्क को दो कैटेगरी में तोड़ रहा हूं, इस रिस्क को मैं दो कैटेगरी में तोड़ रहा हूं। एक का नाम दिया जा रहा है बिजनेस रिस्क का, एक का नाम दिया जा रहा है फाइनेंशियल रिस्क का। एक का रिस्क दिया जा रहा है बिजनेस रिस्क का, एक का रिस्क दिया जा रहा है फाइनेंशियल रिस्क का। सर बिजनेस रिस्क का मतलब कारोबार को किन किन खतरों का सामना है? जी सर, सर कारोबार को किन किन चीजों का खतरा है? हमने बोला सर इन सारे रिस्क में से इनोवेशन, अगर आपने नई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च ना की तो सर आप बाहर हो जाएंगे। अगर तो सर सैमसंग इनोवेशन नहीं करता और वो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाता और अभी भी हर 1-2 महीने बाद उसका नया मॉडल आ रहा होता है, अगर वो ये मॉडल लाना बंद कर दे तो सर मार्केट से आउट हो जाएगा। आईफोन वाले, एप्पल वाले, सर हर साल में हर शायद उनका नया मॉडल आता है, अगर वो नया मॉडल लाना बंद कर दें तो सर आईफोन मार्केट से आउट हो जाएगा। एग्री करते हैं सर? इनोवेशन, इनोवेशन सर अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो कारोबार बंद, कारोबार बंद, बिजनेसेस। और सर बिजनेस हो गया, कोई नया टैक्स लगा दिया, कारोबार बंद, बच ही नहीं रहा कुछ, सारा तो टैक्स में चला जाता है। हमने बोला सर इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट नहीं, फॉरेन, सर ये सारे बिजनेस हैं, बिजनेस रिस्क है ये, मतलब हाँ फाइनेंशियल नहीं हुआ, फाइनेंशियल के अंदर गियरिंग आता है बस। हमने बोला सर बिजनेस रिस्क का मतलब, बिजनेस का मतलब वो खतरे जो आपके कारोबार पे इंपैक्ट करेंगे, जो आपके कारोबार पे, यूनिट कम बिक रहा है, मटेरियल महंगा हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। एग्री करते हैं? ये सारे बिजनेस रिस्क हो गए। एक होता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क से मुराद, फाइनेंशियल रिस्क से मुराद कंपनी के डेट इतने ज्यादा हैं, कंपनी के लोन इतने ज्यादा हैं, डेट इतने ज्यादा हैं जिसकी वजह से कंपनी जो है ना वो डिविडेंड ही नहीं दे पा रही। जो कमाती है सारा इंटरेस्ट में चला जाता है, जो कमाती है सारा इंटरेस्ट में चला जाता है, सर कुछ बचता ही नहीं है शेयर होल्डर को देने के लिए। एग्री करते हो? ये कहलाता है फाइनेंशियल रिस्क। कंपनी एबिलिटी टू पे डिविडेंड, यूं कह सकता हूं मैं। अगर तो गियरिंग ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोन उठाया हुआ है, तो कंपनी खतरे के अंदर है, मानते हो? सर ये मेरे पास कहलाती है इसके अंदर गियरिंग। क्लियर हो गया? सर अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? नॉट इकोनॉमिक सिस्टम, आपके मईशत का हिस्सा नहीं है। नॉट इकोनॉमिक सिस्टम, सर आपके मईशत का हिस्सा नहीं है। अनसिस्टमैटिक सिस्टम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। सर कौन कौन से? सर फॉर एग्जाम्पल कंपनी को चला रहा था सीईओ और उस सीईओ की डेथ हो गई, कंपनी को कौन चला रहा था? सीईओ। तो सीईओ की डेथ हो गई, सर बिजनेस के ऊपर रिस्क आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन क्या ये मईशत का रिस्क है? नहीं सर। क्या ये सारी कंपनियां फेस कर रही हैं? क्या ये उस सेक्टर के सारे लोग फेस कर रहे हैं? नहीं सर। ये वो रिस्क है, फॉरेन करेंसी बढ़ेगी तो सारी इंपोर्ट बेस्ड कंपनी के ऊपर आएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जिसने लोन लिया है सिर्फ उस पर इंपैक्ट आएगा, महंगाई बढ़ेगी तो सर तकरीबन सभी कंपनी पे आएगा, टैक्स लगेगा तो सिर्फ आप पे नहीं लगा, उस पूरे सेक्टर पे लगेगा, इनोवेशन पूरे टेक्नोलॉजी के ऊपर होता है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये तकरीबन तमाम कंपनी के ऊपर रिस्क अप्लाई होता है। ये वाला रिस्क है जो कि मईशत का रिस्क नहीं है। सर सीईओ की डेथ हो गई, आईफोन का था वो स्टीव जॉब्स, सर मर गया, एप्पल के शेयर्स नीचे आए थे, यस लोग नाराज हुए थे, वो लगवा दे दोबारा उठ गई, वो उससे ज्यादा चल पड़ी। खैर किसी के आने जाने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन टेम्पररी इंपैक्ट तो आता है, फिर सेट हो गई थी। ये मेरे पास क्या कहलाते हैं सर? नॉन इकोनॉमिक सिस्टम वाले रिस्क। एग्री करते हो? सर हम लोग शेयर होल्डर कौन से रिस्क देखेगा? सर सवाल है, शेयर होल्डर कौन सा रिस्क देखेगा? वो किस चीज को कंसीडर करेगा? सर इसको कंसीडर करेगा? इसको नहीं करेगा, वो मईशत को कंसीडर करेगा। सर कौन से वाले को? सर वो बिजनेस रिस्क भी देखेगा
और फाइनेंशियल रिस्क भी देखेगा। वो बोलेगा सर मुझे दोनों चीजें देखनी है, आपकी कंपनी इनोवेटिव इनोवेशन ही नहीं कर रही है, और या आपकी कंपनी आईटी सेक्टर के अंदर सिस्टम लिमिटेड हो गई, टीआरजी हो गई। सर ये तो आईटी दौर तो बहुत स्पीड में चेंज होता है भाई, अगर आप टेक्नोलॉजिकल चेंज नहीं कर रहे तो आप खत्म होने वाले हो। तो सर आपका जो शेयर होल्डर है वो दोनों रिस्क को कंसीडर करता है। एग्री करते हो? एग्री करते हो? सर ये मेरे पास कहलाता है इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा का मतलब फाइनेंशियल भी और बिजनेस रिस्क भी। एग्री करते हैं? एक और चीज होती है मेरे पास सर, एक और चीज होती है मेरे पास एसेट बीटा। वो इक्विटी बीटा है। एक और चीज मेरे पास क्या होती है? एसेट बीटा। सर एसेट बीटा का मतलब क्या होता है? एसेट बीटा बी और ए लिखते हैं। एसेट बीटा का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क। बात क्लियर हो गई भाई? शेयर होल्डर किसको देखेगा? सर शेयर होल्डर दोनों को देखेगा। शेयर होल्डर सर आप मुझे एक बात बताएं, सर ये जो बिजनेस रिस्क होता है, लेट्स सपोज ऑयल मार्केटिंग कंपनी है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कौन आएगा? पीएसओ, शेल, कैलटेक्स, बाइको, जिनके पेट्रोल पंप होता है। सही है सर, बिजनेस रिस्क इन तमाम कंपनी पे लगेगा, कह सकता हूं पूरे सेक्टर पे लगेगा। अगर तो लेट्स से वो रिफाइनरी है सर, ऑयल रिफाइनरी के अंदर नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाक अरब रिफाइनरी, बाइको रिफाइनरी, 4 रिफाइनरी है सर। ये लोग क्रूड इंपोर्ट करते हैं, क्रूड महंगा हो गया, चारों में इंपैक्ट आएगा। एग्री किसी एक पे तो नहीं आएगा ना, चारों पे आएगा सर। यानी कि बिजनेस रिस्क पूरी इंडस्ट्री का होता है, कह सकता हूं मैं। अगर रिफाइनरी पे आएगा इंपैक्ट, क्रूड महंगा हुआ तो सर नेशनल रिफाइनरी के लिए भी महंगा, पाकिस्तान रिफाइनरी के लिए भी महंगा, पाक अरब रिफाइनरी के लिए भी महंगा। बात मानते हैं बिजनेस रिस्क पूरी इंडस्ट्री के लिए होता है। मतलब नेशनल रिफाइनरी का भी वही रिस्क और पाक अरब रिफाइनरी का भी वही रिस्क। एग्री करते हैं? और सर ये जो फाइनेंशियल रिस्क है, मैंने कितने लोन लिए हैं, डेट का मतलब था, गियरिंग का मतलब था डेट। सर नेशनल रिफाइनरी ने जितने लोन लिए होंगे, क्या पाकिस्तान रिफाइनरी ने भी उतने लोन लिए होंगे? नहीं सर, जरूरी नहीं है। क्या पाक अरब रिफाइनरी ने भी उतने लोन लिए होंगे? नहीं सर। नेशनल रिफाइनरी ने अगर 11% में लोन लिया हुआ है, 11% इंटरेस्ट के ऊपर, तो क्या पाक अरब रिफाइनरी ने भी 11% पे लिया होगा? नहीं सर। इसका मतलब है फाइनेंशियल रिस्क हर कंपनी का अलग अलग। ये होता है सर इंडस्ट्री, पूरी इंडस्ट्री का इंडस्ट्री बेस, और ये होता है सर हर कंपनी का अलग अलग कंपनी बेस। बात मानते हो? बात मानते हैं सर? तो मैं ये कह सकता हूं कि सर एसेट बीटा पूरी इंडस्ट्री का एक होता है, वही नेशनल रिफाइनरी में भी लगेगा, वही पाक रिफाइनरी में भी लगेगा। अगर स्टील है तो सर वही आगा स्टील पे भी लगेगा, क्रिसन स्टील पे भी लगेगा, ऐसा ही है। लेकिन सर फाइनेंशियल रिस्क हर कंपनी का लोन अलग लिया होगा। जरूरी नहीं है आगा स्टील ने भी उतना ही लोन लिया हुआ, उतने परसेंटेज पे लिया हुआ जो क्रिसन स्टील ने या मुगल स्टील ने लिया हो। बात क्लियर हो रही है भाई? मक्का रिस्क समझ में आ गया। सर शेयर होल्डर कौन सा रिस्क देखेगा? सर शेयर होल्डर दोनों देखेगा, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम वाला रिस्क देखेगा। इसीलिए हमने यहां पे क्या लिया हुआ है? इक्विटी बीटा। लॉजिक क्लियर हुई भाई? पक्का कॉन्सेप्ट बन गया। थोड़ी हैवी क्लास जा रही है आज कॉन्सेप्ट की। चलें सर कॉपी करें। चलें सर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक छोटा मोटा सा सवाल है, चिल्लड़ साहब क्या फरमा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 10। I Limited has provided you the following information. इक्विटी बीटा है मेरे पास 1.3, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है मेरे पास 5.5 और मार्केट रिटर्न है मेरे पास 12.5। क्या मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लूंगा? बिल्कुल सर, हलवा तरीन सवाल 2 मिनट में निकालेंगे हम। रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट और इक्विटी बीटा। रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 5.5%। मार्केट रिटर्न कितनी है मेरे पास? 11.2%। माइनस रिस्क फ्री रेट कितना है मेरे पास? 5.5%। इक्विटी बीटा कितना है मेरे पास?
1.3 कितना जनाब? 12.91%। हलवा तरीन सवाल नहीं, ऐसा सवाल नहीं आएगा। ऐसा सवाल आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, उसके जरा बैग निकालने के लिए आ गया तो के ही निकालने के लिए दे देगा। करेंगे पास्ट पेपर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 11, चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक ऑन। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल पढ़े जनाब। सवाल पढ़ने का तरीका, हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे यहाँ पे क्या क्या दे रहा है? जे लिमिटेड हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर एट 30 जून 21। मुझे क्या क्या दे रहा है सर? मुझे कैपिटल, शेयर कैपिटल दे रहा है 12,000 शेयर, $10 ईच के हिसाब से 120। रिटेन अर्निंग है, रिजर्व है मेरे पास जनाब $1,40,000, और लॉन्ग टर्म डिवेंचर है मेरे पास जनाब 500,000 डिवेंचर, $100 ईच 50,000 और 310। ठीक हो गया। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 21 इज एज फॉलोज। मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रहा है, टैक्सेशन दे रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है। इक्विटी बीटा है 1.12, यानी कि हमारा रिस्क जो है ना वो मार्केट से ज्यादा है। रिस्क फ्री रेट है मेरे पास 6%, रिस्क फ्री इक्विटी रिस्क प्रीमियम है 5.25। इक्विटी रिस्क प्रीमियम दे रहा है सर, क्या मतलब? सर क्या मतलब? आरएफ माइनस आरएम करके दे रहा है, आरएफ माइनस आरएम माइनस आरएफ करके दे रहा है। डेट होल्डर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? केडी 8.25 है। करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिवेंचर है मेरे पास, और डिविडेंड ग्रोथ है मेरे पास 4%। सर मुझे बैक कैलकुलेट करने के लिए 6 चीजें चाहिए, इसमें प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो उसको उड़ा देंगे, तो सर मुझको 4 चीजें चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट। चलो क्या क्या दे रहे हैं सर मुझको दे रहा है जनाब डेट होल्डर केडी आफ्टर टैक्स कितना? 8.25%। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? मेरे पास 12,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है मुझको नहीं पता। एक शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है मुझको नहीं पता, पर शेयर निकालते हैं भी थोड़ी देर में। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवेंचर, सर डिवेंचर कितने मेरे पास? 500 डिवेंचर। एक डिवेंचर कितना है मेरे पास? एक डिवेंचर है सर मेरे पास 100.5 का। कितना हो गया भैया? मल्टीप्लाई करेंगे 50250। सर फिट हो गया। आगे बढ़ेंगे सर। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर मैं निकालने चलो, सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के 2 तरीके, या तो सीएपीएम या तो डिविडेंड। सर डिविडेंड का सीन भी है इसके अंदर और सीएपीएम भी है। सर क्या करें? दोनों देख लेते हैं क्या सीन है। सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए सीएपीएम, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस आरएम माइनस आरएम मल्टीप्लाई बाय इक्विटी बीटा, और डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से जाऊंगा तो सर फॉर्मूला क्या था? शेयर प्राइस D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। सर यहां पे मुझको KE नहीं पता, शेयर प्राइस भी नहीं पता, 2 चीजें नहीं पता, नहीं हो सकता। इधर आए सर यहां पे मुझे सब पता है, आराम से KE निकल आएगा। रिस्क फ्री रेट मेरे पास कितना है? 6% प्लस सर इन्होंने दिया हुआ है इक्विटी रिस्क प्रीमियम, मतलब सर माइनस करके दिया हुआ है। कितना माइनस करके दिया हुआ है? इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5.25%। इक्विटी बीटा कितना है सर? इक्विटी बीटा आपके पास है 1.12। जी जनाब कितना? 11.88%। ऐसा मेरे पास KE कैलकुलेट हो गया 11.88%। आगे सर मैंने बोला जनाब KE मेरे पास आ गया 11.88%। ग्रोथ रेट ये मुझको दे रहे हैं कितना सर? 4%। नहीं देते मैं तब भी निकाल लेता। 2 तरीके हैं ग्रोथ रेट निकालने के, पास्ट और फ्यूचर का तरीका।
सर डिविडेंड, मुझको शेयर प्राइस अगर चाहिए आज की तो मुझको डिविडेंड कब का चाहिए? अगले साल का। सर इन्होंने मुझे अभी अभी पीएनएल बना के दिया है, मुझे इन्होंने अभी अभी पीएनएल बना के दिया है, इसका मतलब है ये डिविडेंड है अभी का, मुझको अभी का नहीं अगले साल का चाहिए। सर अभी का निकाल लो, उसको मैं अगले साल का बना दूंगा 4% बढ़ा के। डिविडेंड पर शेयर सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेरे पास डिविडेंड है कितना? 58575। सर ये टोटल है, मुझे चाहिए होता है पर शेयर का, तो सर पर शेयर का डिविडेंड कितना? सॉरी 4.8। तो मेरे पास मार्केट प्राइस क्या आ गई? 64.40। 64.40। सर मल्टीप्लाई करके अमाउंट बताएंगे? इधर लिख देता हूं नीचे, 7773। 1 2 3 7। चले सर आराम से कई आराम से वैग कैलकुलेट कर पाएंगे। सर वैग कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय ई प्लस डी। आइए सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है मेरे पास सर 11.88% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर कितनी है? 772,873 प्लस कॉस्ट ऑफ डेट है मेरे पास 8.25% मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट है मेरे पास 50,250 डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी है 772,873 प्लस 50,250। चले सर वैग बता दीजिए कितना? 66%। चले सर फिट हो गया, फिट हो गया, बस खत्म, एनर्जी डाउन। अच्छा तो भाई अब हमारी क्लास होगी मंगल बुध जुमेरात ना, सही है। तो मंगल को क्लास होगी, तो बराए मेहरबानी घर जाके आज या कल सही है सारे क्वेश्चन है ना 11 की 11 क्वेश्चन ना कर लेना, सही है। तो उससे आसानी क्या होगी, क्योंकि अगला जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है हमारा अगर बिजनेस सेक्टर चेंज होगा तो क्या होगा। हम लोग अभी स्टील सेक्टर में काम कर रहे हैं, अगर हम लोग जो है रिफाइनरी सेक्टर में जाना चाहे फिर क्या होगा, बिजनेस बदल गया, तो हमें इक्विटी बीटा में थोड़ा और छलांगे मारनी है, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्लास से डेट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है जी, और फिर जो है ना वो प्रेफरेंशियल हो जाएगा। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 हो गया है, 5 और 6 2 लेक्चर जाएंगे और मजीद कॉन्सेप्ट के ऊपर, हमारे कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है जी। फिर हमारे पास जो है ना वो पास पेपर, एमसीक्यूज और ओटीक्यूज हम लोग करेंगे, ठीक हो गया जी, डन। तो यार ये कितने 12 सवाल इसको पढ़ लेना। अच्छा ये हैंडआउट मैंने कॉपी करा दिए थे, इसमें अपने पास ये ऐड कर लो। क्वेश्चन नंबर 11 तक था ना, ये 12 से, सही जी। अगला जब हैंडआउट दूंगा वो आपको पूरे पास पेपर और एमसीक्यूज का साथ होगा, सही है। फिर मैं स्टेपलर भी मंगवा लूंगा इनसे, तो आप लोग फिर स्टेपलर करके पूरा बंच तैयार हो जाएगा आपका, ठीक हो गया। चलें सर, फिर इंशाल्लाह हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अल्लाह हाफिज।